अस्सलाम वालेकुम। और ये स्टार्ट ले लेते हैं आप, क्योंकि टाइम तो गुजर गया। ये आपकी चैप्टर नंबर 5 की आखिरी टॉपिक है। लास्ट टाइम भी इसके ऊपर डिस्कशन हुई थी। जो ग्रुप हैं उनमें इन टॉपिक्स के ऊपर मैंने कल 4-5 वीडियोस अपलोड किए हैं, काइंडली वो आप देख लें। सारा उनके ऊपर डिस्कशन हो गया है। आखिरी टॉपिक जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल है। आसान अल्फाज में डेफिनेट इंटीग्रल से पहले अगर इंटीग्रल कैलकुलस को आप देख ले तो वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक इनडेफिनेट और एक डेफिनेट इंटीग्रल्स में। इनडेफिनेट इंटीग्रल के लिए हमें एंटी डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा एंटी डेरिवेटिव इसी वजह से रिपीट कर रहा हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रल के लिए जो दो मेथड्स हैं, एक हमारे पास है डेफिनेट इंटीग्रल इज लिमिट ऑफ अ सम, जिनमें हम वो रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं। दैट इज द डिफिनीशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। और दूसरा डेफिनेट इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए हमारे पास जो दूसरा प्रोसीजर है वो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है। आज थोड़ा सा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस और फिर उनके ऊपर हम जो एक्सेलरेटेड कोर्स के अंदर क्वेश्चंस है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के लिए मैंने बताया कि हमें एंटी डेरिवेटिव की जरूरत होगी, तो थोड़ा सा एंटी डेरिवेटिव मैं रिपीट कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस, यहाँ पे इस फंक्शन की डोमेन की मैं बात नहीं कर रहा, ये किसी भी डोमेन के ऊपर कंटिन्यूस हो सकता है, तो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है। कंटिन्यूस फंक्शन कंटिन्यूटी के 3 कंडीशन आप चैप्टर नंबर 1 से जानते हैं। अब ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटी डेरिवेटिव तब कहलाएगा जब इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स को आप डिफरेंशिएट कर ले और आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिले। फॉर एग्जांपल, अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है, इसकी इंटी डेरिवेटिव आपने फाइंड करनी है, तो एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 इसका इंटी डेरिवेटिव होगा, क्योंकि इस एक्स क्यूब बाई 3 के डेरिवेटिव से आपको एक्स स्क्वायर मिलता है। लेकिन डेरिवेटिव के केस में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव यूनिक होता है, एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं होता। आप ये देख सकते हैं कि f1x, f2x, f3 एंड सो ऑन, these are the infinite anti derivatives of the given function small f of x, because from the derivatives of f1, f2 and so on we get the small f of x. so ये हम आगे डेफिनेट इंटीग्रल को जब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के थ्रू इवेलुएट करेंगे, ये चीज मैं यूज करूंगा। थोड़ा सा आपको ये इसी वजह से रिवाइज करवाया। ओके, नाउ इसके बाद ये वही एग्जांपल जो एंटी डेरिवेटिव में आप कांस्टेंट को पर्टिकुलर की बजाय जनरल कांस्टेंट रखें, सो दैट एंटी डेरिवेटिव इज कॉल्ड इनडेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल को सिंबॉलिकली हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे ये इंटीग्रल साइन कहलाता है, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेंड कहते हैं, और डी एक्स हमें इंडिकेट करता है कि यू आर इंटीग्रेटिंग द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स बिकॉज द फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एक्स। सो ये एफ ऑफ एक्स प्लस सी इनडेफिनेट इंटीग्रल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एंटी डेरिवेटिव। तो ये चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस की थी, रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में हमारे पास ये चीज़ें यूज होगी। ओके, इसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस हमें क्या कहता है आसान अल्फाज में, बट दैट इज दी, अगर ये एक पॉइंट आप सीख लें तो ये सारा चैप्टर में जो आगे हमने करना है वो आप सीख सकते हैं। जिस तरह मैंने एंटी डेरिवेटिव के केस में कहा ना, या इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स आपका एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा जब इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव से आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिले। तो ये आपने, नाउ दिस इज अ डिपेंडेंट इंटीग्रल बिकॉज द फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी। सो अगर इसके ऊपर ये कंटिन्यूस है तो इसके ऊपर ये डिफाइन होगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द कंटिन्यूटी चैप्टर नंबर 1, और ये इसका डोमेन होगा। तो ये क्लोज इंटरवल इसका डोमेन है। अब इस डोमेन के अंदर आपका ये फंक्शन डिफाइन है, कंटिन्यूस है। जरूरी नहीं है कि ये डिफरेंशिएबल हो, डिफरेंशिएबिलिटी जरूरी नहीं है, लेकिन कंटिन्यूटी जरूरी है। तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल आपने फाइंड करना है, तो वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स का जो एक ऐसा फंक्शन जिसकी डेरिवेटिव आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिले, मीन इंटू डेरिवेटिव, उसमें जस्ट आपने ये लिमिट्स पुट करने हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अपर लिमिट पहले, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो आप देख ले एक्स स्क्वायर 0 2 के ऊपर डिफाइन है, तो 0 to 2 एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब बाई 3 की डेरिवेटिव से एक्स स्क्वायर मिलता है। इसमें आप पहले 2 पुट कर ले फिर 0 पुट कर ले, सो यू विल गेट 8। तो ये 8/3, सॉरी, तो दैट इज द definite integral of the given function. We use the concept of the indefinite integral। यहाँ पे देख ले मैंने लिखा हुआ है, ये चीज देख ले, ये चीज मैं यूज कर रहा हूँ। ये आपके पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इज नथिंग, लेकिन इसमें वही इंटी डेरिवेटिव यूज होता है। तो ये बस इसमें से हमारा जो है ये आपका समझने के लिए बात थी। आगे इनके अलावा हमें एज सच कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगा, आपका सारा प्रीवियस नॉलेज अब यूज होगा, इनके अलावा और कुछ नहीं है। अब आगे जाते हैं।
तो ये आप देख लें। आगे भी एक चीज सिर्फ रहता है, ये देखें, आप लोग अभी क्वेश्चन करोगे ना कि इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में तो हम एंटी डेरिवेटिव में या इनडेफिनेट इंटीग्रल के केस में प्लस सी होता है, वो प्लस सी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अपर लिमिट पहले पुट कर ले एक्स की जगह पे और फिर एक्स की जगह पे ए पुट कर लें, तो बीच में माइनस है, वो सी और माइनस सी कैंसिल आउट, वो आपके पास खत्म हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास सी नहीं होता, जस्ट आपने इंटी डेरिवेटिव में अपर लिमिट पहले फिर माइनस फिर लोअर लिमिट, सो दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ओके, ये एक टॉपिक है जो यहाँ लास्ट टाइम आप लोगों ने देख लिया है ना कि एरिया अंडर द कर्व वो हमें डेफिनेट इंटीग्रल देता है, लेकिन अगर आपके पास फंक्शन इसी तरह हो, ए टू बी डिफाइन है, दिस पासेस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, तो ये आपका एरिया बिटवीन अ कर्व एंड द एक्स एक्सिस, इस पोर्शन को देख ले, इस पोर्शन को जो कर्सर में घुमा रहा हूं, ये आपके पास एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस एंड दिस इज एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्सिस। इसको फाइंड करने के लिए सब डिवीजन रूल हम यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले ए से लेके सी तक आपका फंक्शन नेगेटिव है, क्लियर कट आप देख सकते हैं, बिकॉज बिलो द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेगेटिव होता है, तो उस केस में फंक्शन के साथ तुमने माइनस लगाना है, पिछली दफा भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और आपके पास सी से बी तक फंक्शन आपके पास अबव द एक्स एक्सिस से पॉजिटिव है, तो वहां पे वो एज इट इज होगा। तो यहां से लेके यहां तक जब आप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो वो आपको देगा एरिया बिटवीन द कर्व एंड द एक्स एक्सिस, लेकिन उसको आपने सब डिवीजन रूल के तहत दो में स्प्लिट करना होगा, और वो दो आपके पास कौन से होंगे, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू सी, लेकिन यहां पे एफ ऑफ एक्स के साथ तुमने माइनस लगाना है बिकॉज द फंक्शन इज नेगेटिव ऑन दिस इंटरवल, और फिर प्लस इंटीग्रल फ्रॉम सी टू बी, वहां पे फंक्शन आपका एफ ऑफ एक्स ही होगा। तो इसका एग्जांपल आगे गिवन है, थोड़ा सा वो एग्जांपल आप देख लें, ये सारा पूरा। अब देखिए इस एग्जांपल को, नाउ द गिवन फंक्शन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4, इंटरवल आपके 0 से 4 तक है, तो 0 से 4 तक आपने अगर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो एरिया अंडर द कर्व यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि द फंक्शन आल्सो क्रॉसेस द एक्स एक्सिस, तो यहां इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू 4 एफ ऑफ एक्स dx जो देगा वो एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व होगा, ये एरिया होगा, और ये अब ये एरिया अगर 0 से 2 तक देखे द फंक्शन इज नेगेटिव, सो 0 से 2 यहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है, तो उस फंक्शन के साथ मैंने माइनस मल्टीप्लाई करना है टू शिफ्ट दैट पोर्शन ऑफ द फंक्शन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऊपर लेके जाना है इसको, क्योंकि हमें एरिया अंडर द कर्व की कंसेप्ट से ये चीजें यूज कर रहा हूं, तो यहाँ इसकी वजह से माइनस इसी वजह से मल्टीप्लाई करता हूं कि ये माइनस है, ये आपके पास प्लस करने के लिए ऊपर लेके जाता हूं ना, तो वो एरिया अंडर द कर्व का आइडिया आपके पास क्रिएट हो जाएगा, और 0 से 4 तक तो फंक्शन पॉजिटिव है, तो वो एज इट इज। तो ये जो आप माइनस देख रहे हैं ना यहाँ, ये वाला माइनस, ये आपके पास इसी वजह से लगा है कि 0 से 2 तक आपका फंक्शन क्या है, नेगेटिव है। तो काइंडली ये चीज आपने करनी है कि जब आपने एरिया बिटवीन अ कर्व एंड एक्स एक्सिस फाइंड करना है, उस केस में आप लोगों ने सोचना होगा कि फंक्शन डोमेन में कहाँ पे नेगेटिव है और कहाँ पे पॉजिटिव है। तो इसके आगे ये एक्सरसाइज है, ये एहतशाम साहब आपके साथ डिस्कस कर देगा। इस एक्सरसाइज में एक और कुछ नहीं है, एक बात मैं करवा देता हूं, फिर सर आपके साथ रिमेनिंग एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, सिर्फ आखिरी एक पेज डिस्कस करवा देता हूं। ओके, यहां देख लें बस ये एक बात, यूज द डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड out the area between a curve and the x axis over the indicated interval। तो आप देखें 0 से 3 तक आपका इंडिकेटेड इंटरवल है, ये फंक्शन आपने एरिया बिटवीन अ कर्व एंड एक्स एक्सिस आपने फाइंड करना है। तो पहले तुमने सर्च करना होगा कि इस 0 से 3 तक किन किन वैल्यूज के लिए फंक्शन पॉजिटिव है और किन के लिए फंक्शन नेगेटिव है। अगर फंक्शन पॉजिटिव है तो एरिया आपके पास एज इट इज फंक्शन लगाना है, अगर फंक्शन नेगेटिव है तो वहां पे आप देख ले, वहां पे आपके पास नेगेटिव आपने लगाना है। तो हमने जब देखा कि 0 से 3 तक ये फंक्शन था, ये 0 to 2 पॉजिटिव और 2 to 3, अगर यहाँ 2 से लेके 3 तक वैल्यूज आप 4 - x स्क्वायर में पुट करोगे वहां नेगेटिव मिलेगा, तो 0 to 3 आपके पास ये फंक्शन एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड अ कर्व स्प्लिट होगा 0 to 2, वहां पे प्लस क्योंकि पॉजिटिव फंक्शन पॉजिटिव है, और फिर प्लस 2 to 3 वहां फंक्शन के साथ जस्ट आपने नेगेटिव लगाना है। तो ये सारा किस्सा है, ऑनवर्ड आप चीजों को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपके लिए किया हुआ है, इस फंक्शन को भी किया हुआ है,
अब देखिए 0 to 2 ये पॉजिटिव है, 2 to 3 ये नेगेटिव है, तो आपने इसी तरह करना है। जहां नेगेटिव होगा वहां इसके साथ फंक्शन के साथ माइनस लगेगा। फंक्शन की डिफिनेशन आपके पास क्यों है, सम रूल अभी सर आपको डिस्कस कर देगा, तो वहां से सब कुछ आप फिर आगे कर सकते हैं। इस फंक्शन के लिए भी मैंने डोमेन आपकी स्पेसिफाई किया कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। यहाँ पे भी आपके पास जो आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो तमाम 1 to 3 आपके पास पॉजिटिव है। तो अगर 1 to 3 आपके पास वो पॉजिटिव है, तो यहाँ एरिया बिटवीन अ कर्व एंड एक्स एक्सिस मीन एरिया अंडर द कर्व है, तो वो आपके पास इसी तरह होगा। तो अब सर आपको ये क्वेश्चंस वन बाय वन करवा देंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपकी एक्सेलरेटेड कोर्स के अंदर इंक्लूड हैं। जो एक्सेलरेटेड कोर्स में नहीं है तो वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखे हैं, जस्ट आप क्वेश्चंस को देख लें। यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 डेरिवेटिव्स यूज होंगे, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस में एंटी डेरिवेटिव की इन्वॉल्वमेंट है, तो एंटी डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव की मदद से फाइंड करते हैं। तो ये सारा आपकी रिवीजन है, सर आपको करवा देगा। जस्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के थ्रू आपने लिमिट्स पुट करने हैं, अपर लिमिट पहले, लोअर लिमिट आप लोगों ने बाद में पुट करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 5। इंशाल्लाह चैप्टर 6 पर स्टार्ट होगा। सर ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करवा देते हैं। Question number 1, evaluate the following definite integral. डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप देख ले, सर ने आपको बताया इस ये कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, लेकिन आखिर में ये ख्याल रखना है कि लिमिट अप्लाई करना है। लोअर लिमिट 3 है, अपर लिमिट 4 है। 5 का अगर आप देख ले, 5 अगर आप बाहर निकाले तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, और 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स है। एक्स पे अब आप क्या करोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहता है कि पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगा 1 और 5 इसका आंसर है, सिंपल। अच्छा, बी पार्ट में अगर आप देख ले, ये सिंपल डी एक्स का इंटीग्रेशन है, हमें पता है डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, एक्स है, वो हो गया। उसके बाद क्या करना है, अपर और लोअर लिमिट किस तरह अप्लाई करना है, फंडामेंटल थ्योरम आपका कैलकुलस के, पहले अपर लिमिट को पुट करें, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये 8 आंसर आ गया। फिर इस क्वेश्चन सी में आप देख ले, पार्ट सी में, इसमें जो है इंटीग्रेशन माइनस में एंटर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एंटर हो सकता है, तो ये सब्ट्रैक्शन में एंटर हो जाएगा। और पावर रूल मैंने आपको इंटीग्रेशन बताया था कि पावर रूल के मुताबिक x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइड बाय माइनस 2 प्लस 1, वो भी सिंपल है, और dx का इंटीग्रेशन x, और आखिर में वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसी तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के मुताबिक अप्लाई हुआ है। नेक्स्ट, तो ये जब आप देख लो, ये इसमें अगर आप देख ले तो वही तरीका है जिस तरह हमने इनडिफिनिट इंटीग्रल में पढ़ा था, वही तरह पावर रूल है, कोई नई चीज़ नहीं है, और वही सिंप्लीफाई करें और फिर आखिर में अपर और लोअर लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रेशन आपके पास आ जाएगा। और इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों नहीं लगता, वो भी आपको सर ने बता दिया, एक्सप्लेन किया है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वो कैंसिल हो जाता है, तो इसी वजह से नहीं लगता। ये फार्मूला अगर आप आपको याद हो, ये मैंने आपको इनडिफिनिट इंटीग्रल में बताया था, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो, रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में मैंने आपको ये बताया था कि एक फंक्शन पर होल पावर n आ जाए और उसके साथ उस फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाए, जो n पावर के अंदर जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव उसके साथ प्रोडक्ट में आ जाए, तो उस रूल के मुताबिक आप डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, एफ ऑफ एक्स की जगह साइन एक्स हो, साइन एक्स होल पावर n, और इसके साथ डेरिवेटिव में काज एक्स हो, तो काज एक्स से साइन एक्स का डेरिवेटिव है, तो उस केस में आप डायरेक्ट पावर रूल यूज कर सकते हो। या इधर आप देख लो, इंटीग्रेशन पावर के अंदर जो है आपके पास, ये आई को देख लो जरा, ई पावर 2x माइनस 2x, इसका अगर आप डेरिवेटिव ले लो तो इसका डेरिवेटिव आता है 2 ई पावर 2x माइनस 2, ये 2 कॉमन कर लो तो ये आ जाएगा 2 इंटू ई पावर 2x माइनस 1। समझ गए ना? फिर आपने क्या करना है, ये 2 बार बाहर करना है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 पे मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, तो ई पावर 2 एक्स माइनस 1 अगर आप देख लो, ये पावर के अंदर जो फंक्शन है ये इसका डेरिवेटिव आ रहा है, तो उस ऊपर रूल के मुताबिक ये अगर आप अप्लाई करो, तो पावर रूल के मुताबिक ये आपके पास बिल्कुल वही फार्मूला अप्लाई कर लोगे, तो
2 की जगह क्या आ जाएगा 3/3 और फिर आप इस पे उसी तरह जिस तरह फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है, आप इससे डरो नहीं, ये वही इनडिफिनिट इंटीग्रल का तरीका है, सिर्फ इसमें और उसमें ये फर्क है कि इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगता, डायरेक्ट वो अपर और लोअर लिमिट हम अप्लाई करके आखिर में उसको जो है